12वां अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन हो सकता है और क्या क्या इक्वेशन हो सकते हैं? बीजेपी इस बात का फैसला कर नहीं पा रही है कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, दूसरे हैं देवेंद्र फडणवीस। अब जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि जो नेचुरल वारिस है वो अमित शाह है, मोदी के जो कि जिनको नंबर 2 कहते हैं। क्या संघ योगी को बैक करेगा? ऑलरेडी कर रखा है। वो अगर योगी को बनाते हैं उनका कंट्रोल पे पार्टी पर बढ़ जाएगा। और योगी इज नॉट समवन जिसको मोदी और शाह कंट्रोल कर सके। योगी अपने हिसाब से चाहेंगे। मोदी शाह वर्सेस संघ, ऐसी भी स्थिति है तो लगता तो है। 12वें अध्यक्ष की खोज में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। कोई एक नाम ऐसा उभरकर सामने नहीं आ रहा है जिस पर मुहर सी लग गई हो। ये भी कहा जा रहा है कि भाई मोदी और शाह के जो पसंदीदा होंगे उन्हीं को कमान सौंपी जाएगी। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। आपका एक ट्वीट भी था जिसमें आपने आदित्यनाथ का भी जिक्र किया, देवेंद्र फडणवीस का भी जिक्र किया और आपसी तनातनी की भी बात की कि पावर किसके पास रहेगा। तो 12वां अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन हो सकता है और क्या क्या इक्वेशन हो सकते हैं? देखिए नीरज, एक बात तो साफ है कि अध्यक्ष चुन नहीं पा रहे हैं तो दिक्कत है। लगातार एक्सटेंड कर रहे हैं जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल को, और अगर इतना आसान होता तो अभी तक चुन लेते। तो ये तो साफ है कि झगड़ा है, दिख रहा है राजनीतिक रूप से। और जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे ना उलझन नजर आती है। उलझन किस बात की कि बीजेपी में अक्सर ये होता है कि उनके झगड़े बाहर नहीं आते मीडिया में, जैसे बाकी पार्टियों के आते हैं, क्योंकि उनके यहाँ खबरों का जो सिस्टम है वो वही देते हैं जो उनको देनी होती है। तो जब मैं इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने सोचा कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी 3rd टाइम चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं 2027 में, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे दावेदार प्रधानमंत्री पद के। क्योंकि उत्तर प्रदेश से मुझे याद नहीं है कोई लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हो। ठीक बात। और जहां तक मुझे, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से शायद कोई 2nd टाइम भी नहीं बना है। ठीक है, उनकी आयु उनके साथ है, 53-54 साल की उनकी आयु है, और उनके पीछे संघ है। दूसरे हैं देवेंद्र फडणवीस। वो सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। देवेंद्र फडणवीस 2nd लार्जेस्ट राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उनकी भी आयु सेम है, उनके पीछे भी संघ है। ठीक है, अब ये जो बात चल रही है, ये बात हो रही है कि मोदी के बाद की जो लीडरशिप है। अब जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि जो नेचुरल वारिस है वो अमित शाह है, मोदी के जो कि जिनको नंबर 2 कहते हैं जी, जिनका नाम ही नंबर 2 है। एग्जैक्टली कहा जाता है, मतलब जर्नलिस्टिक भाषाओं में भी और वैसे भी ब्यूरोक्रेसी में भी सब कहते हैं नंबर 2। yes. तो पार्टी का कंट्रोल भी उनके पास है लगभग 2014 से, अब तो 11 साल हो गए। योगी जी के पास पार्टी का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, वो चुन के आ रहे हैं मुख्यमंत्री, वो बात सही है, हो सकता है 3rd टाइम भी बन जाए, लेकिन पार्टी का जो संगठन होता है उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। एक सवाल है मेरा, आपने कहा कि योगी के पास जो बैकिंग है वो भी संघ की है, लेकिन क्या दरअसल है? क्योंकि योगी को संघ बहुत ज्यादा पसंद करे, योगी कभी संघ का हिस्सा रहे हो ऐसा तो है नहीं। वो हिंदुत्ववादी नेता हैं और उनकी अपनी एक अलग ही धड़ा है। हिंदू युवा वाहिनी जो थी, जिसके दम पर कहा जाता है प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए वो मुख्यमंत्री भी बने। तो क्या संघ योगी को बैक करेगा? ऑलरेडी कर रखा है। अच्छा, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उसके पीछे संघ ही तो था। जो नंबर 1 और नंबर 2 की चॉइस थी वो तो मनोज सिन्हा थे, जिनको बाद में जम्मू कश्मीर भेज दिया गया एलजी बना के। तो वो संघ की ही चॉइस थी। देखो, जो हिंदुत्ववादी नेता हैं, भगवा पहनते हैं, और संघ को क्या चाहिए कि आपको एक नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहा है मार्केट में जिसको आपको बनाना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी आपकी पार्टी में है, तो आप उसी के पीछे खड़े हो जाओ जी। तो वो ऑलरेडी बैकिंग है आरएसएस की उनके पास। तो योगी जी, अब बात चल रही थी कि भाई मोदी जी के बाद कौन। ठीक है, पहली बात तो मुझे लगता है कि जब तक ये जो 240 सीट आई है मोदी जी के नाम पे आई है, और जब तक आपको किसी भी नेता को वोट मिल रही होती है, आप उनको हटाना आसान नहीं होता। अब एक बातचीत ये चल रही है कि भाई जो 75 का रूल है कि 75 साल से ऊपर जब हो जाओगे तो वो इन पे भी अप्लाई होगा। मुझे मुश्किल लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी पे रूल अप्लाई होगा। हाँ, हालांकि इस तरह के बयान तो आ भी गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हालांकि ये चीजें बाहर नहीं आएंगी, लेकिन अगर मैं आयु की बात करूं तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की आयु में और मोहन भागवत की आयु में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मुश्किल से डिफरेंस है कोई हफ्ते 10 दिन का जी, इतना ही है बस। तो बीजेपी इस बात का फैसला कर नहीं पा रही है कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। वो अगर योगी को बनाते हैं, अगर आपने उनको वहां से यूपी से हटा के आप उनको दिल्ली ले आए, उनका कंट्रोल पे पार्टी पर बढ़ जाएगा। और योगी इज नॉट समवन जिसको मोदी और शाह कंट्रोल कर सके। योगी अपने हिसाब से चाहेंगे। वो कंट्रोल नहीं होते।
अच्छा, देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के थोड़े करीब हैं, लेकिन अमित शाह उनको पसंद नहीं करते, ऐसी भी कहानी है वही क्या? ना, अमित शाह ना योगी जी को पसंद करते, वो तो ओपनली चलता है मामला, और ना देवेंद्र फडणवीस को करते, क्योंकि वो दोनों नेचुरल कंपटीटर हैं अमित शाह के, जबकि अमित शाह जो हो पार्टी कंट्रोल करते हैं। ठीक बात। तो इसलिए मैंने कहा कि उलझन है। और अगर मनोहर लाल खट्टर के नाम पे या शिवराज सिंह चौहान के नाम पे, मैं इन दोनों पे आने वाला था, इन दोनों अगर सहमति बन रही होती तब तक बन जाती ना, तो क्यों नहीं उनकी बन रही? कहाँ अटक सकती है उनकी सहमति भाई, जब क्योंकि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, मतलब खट्टर साहब को या शिवराज सिंह चौहान को जब कैंडिडेचर नहीं दिया गया मुख्यमंत्री इन पद दोनों में एक वाला। डिफरेंस है। मनोहर लाल खट्टर मोदी जी के बीजेपी के आदमी है, अच्छा, यानी मोदी के आदमी है। उनको पहली बार एमएलए बने 2014 में करनाल से, और वो पहली बार ही मुख्यमंत्री हो गए। शिवराज सिंह चौहान अडवाणी जी और अटल जी की बीजेपी के आदमी हैं, वो उस दौर से आते हैं। तो शिवराज तो मोदी के ही कॉम्पिटिटर हो गए, और जब आए भी थे कॉम्पिटिटर नहीं हो गए आज की डेट में, मोदी कॉम्पिटिटर कोई अब नहीं है, लेकिन शुरुआत से क्योंकि वही मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, वही मुख्यमंत्री गुजरात के। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान क्योंकि अटल जी और अडवाणी जी की लॉबी से आते हैं, उस बीजेपी से आते हैं, तो उस लॉबी कौन कौन थे? वसुंधरा सिंधिया, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान, येदियुरप्पा, सब आउट है जी। शिवराज सिंह चौहान इसलिए बचे हुए हैं कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया कि वो वहां से मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ के दिल्ली में आके केंद्रीय मंत्री हो गए, लेकिन वो भी चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं। तो इन सब अभी तक फैसला इसलिए नहीं हो पा रहा है कि सहमति नहीं बन पा रही है। क्या संघ अपना आदमी चाहता है या मोदी जी और अमित शाह अपना आदमी चाहते हैं? मतलब एक बात तय है कि यहाँ बहुत उलझन है, क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता तय होगा। मतलब आप जो कह रहे हैं उससे एक चीज जो डिकोड की जा सकती है कि मोदी शाह वर्सेस संघ, ऐसी भी स्थिति है भाई। अगर राजनीति को आप समझते हैं, अगर आप उसके स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो लगता तो है। ठीक है। संघ के 100 साल पूरे होने वाले हैं आरएसएस के, और संघ अपने डिसिप्लिन को लेकर बहुत माना जाता है, जाना जाता है। जो जो ऑब्जेक्टिव उसने तय किया, कोशिश की कि उसके लिए हम काम करें। हिंदू राष्ट्र इनका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। संविधान जब बना तो संविधान का विरोध, संविधान की मुखालफत आरएसएस से जुड़े विचारकों ने किया था। अब एक बयान सामने आया निशिकांत दुबे का, हालांकि बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है और सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर रहे वो। तो क्या आपको लगता है इसके पीछे भी संघ के 100 साल होने वाली बात, 100 साल पूरे हो रहे हैं, संघ की पूरी आइडियोलॉजी है, या फिर सच में वो निशिकांत दुबे का सेपरेट बयान मानते हैं, इंडिविजुअल बयान मानते हैं? फिलहाल की जो बीजेपी की लीडरशिप है, जिसमें जो नंबर 1 और नंबर 2 हैं, इनके 3 शार्प शूटर हैं पार्लियामेंट के अंदर। उनमें से एक निशिकांत दुबे हैं, दूसरे अनुराग ठाकुर हैं, और तीसरे संबित पात्रा हैं। आप कभी भी देखना, जब भी गांधी परिवार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो संबित पात्रा करते हैं, और जब सदन के अंदर बोलते हैं तो वो निशिकांत दुबे और अनुराग ठाकुर बोलते हैं। तो जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट को लेके, कहा कि सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं आज जो भी देश में गृह युद्ध हो रहा है। पहली बात तो देश में कोई गृह युद्ध नहीं हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर जिम्मेदार हैं तो आपकी सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार केंद्र में आपकी है। रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? हाँ, आपकी मतलब निशिकांत दुबे की पार्टी की सरकार है, तो ये आपका भी फेलियर है। अब जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जन भावनाओं को समझते हुए हमने राम मंदिर का फैसला दिया है, तब तो आप कुछ नहीं कहते, तब तो आपको दिक्कत नहीं होती। ठीक है। अब आपकी बात आती है कि 100 साल पूरे हो रहे संविधान की बात। देखिए, संविधान के मुद्दे पे बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत चोट खाई है, इसीलिए बीजेपी 240 सीट्स पे आई है, और कोई कारण नहीं था। इस देश के दलितों ने बीजेपी को, जो नारा 400 पार का नारा था, जब गांव में संदेश गया और इनके नेताओं के स्टेटमेंट ऐसे थे कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान चेंज करना है, इसीलिए बीजेपी 240 पे आगे रुक गई। ठीक बात है। उसके बाद से ये अंबेडकर के मुद्दे को, बाबा साहब के मुद्दे को लेकर लगातार उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब रिसेंटली अंबेडकर जयंती आई थी, तो सारे मुख्यमंत्रियों ने अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे कि हम नमन करते हैं जी। अब जब आप निशिकांत के दुबे के बयान को डिकोड करने की कोशिश करेंगे या करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये कार्यपालिका, विधान पालिका, या मतलब जितनी भी ये हमारे सिस्टम है, ये सब संविधान के अंडर आता है। ठीक है। और आप सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्टली अटैक कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपकी मंशा संविधान है फिर से। तो बीजेपी ने देर इसलिए नहीं लगाई कि एक बार फिर से वो माहौल क्रिएट हो गया था कि बीजेपी एक बार फिर से संविधान को टारगेट करना चाहती है, उनकी मंशा वही है आखिर में।
इसीलिए जेपी नड्डा ने पल्ला झाड़ दिया। लेकिन तो वो मुझे लगता है वो टेस्टिंग हो रही थी, टेस्टिंग मतलब प्रयोग था, संयोग नहीं था। हाँ मुझे लगता है, मतलब इतनी, देखो बीजेपी जो है ना ऐसी पार्टी है, वहाँ कोई ऐसे नहीं बोलता, वो बहुत डिसिप्लिन है, वहाँ एक डर है कि आपने अगर ऐसा कर दिया तो भाई या तो ये हो सकता है कि निशिकांत दुबे को लगाओ कि मैं लीडरशिप के सामने अपना नंबर बनाऊं और मैं बाद में मंत्री बन जाऊं, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है, ये ऐसा कांग्रेस में होता है। ठीक बात है, वहाँ गुंजाइश नहीं है गलती की, वहाँ मन की बात सुप्रीम लीडर की होगी, आप सब मन की बात नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने हैं। वो एक मेरा दोस्त था, हमेशा कहता है कि ऑर्डर फॉलो नो मिस्टेक, तो वो वाला मैटर है वहाँ। तो निशिकांत दुबे का खुद का स्टेटमेंट नहीं हो सकता, मतलब इशारा तो ऊपर से ही आया और ये भी कह सकती थी बीजेपी लीडरशिप, उनको लगता कि ठीक माफी मांगो, ये नहीं कहा उनको डाउन भी नहीं होने दिया, नहीं होने दिया। तो एक चीज व्यक्तिगत रूप से ऊपर रखा और पार्टी को दूर कर लिया। हाँ, तो ये तो ना स्ट्रैटेजी लगती है। आपने समाज में एक थ्रो भी कर दिया, एक आइडिया, इस पे आप चर्चा करते रहिए। बेसिकली क्या है ना, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मैसेज दिया है, वो जो है ना कि जो कॉलेजियम का सिस्टम है जी, कि सरकार ये चाहती है कि हम ही अपॉइंट करें जजेस को, राइट। और इस देश की जुडिशरी जो है वो कुछ चुनिंदा बड़े परिवार है जी, ऐसा नहीं है कि आप और मेरे घर के लोग जो है वो सीजीआई बन जा रहे हैं। चंद्रचूड़ के फादर सीजीआई थे, एग्जैक्टली, हाँ, फिर वो भी बन गए। नेपोटिज्म तो सबसे ज्यादा वही है। फिर वो अपना मिश्रा जी थे, उनके फादर थे, फिर वो भी बन गए। ऐसे क्यों रहे भाई? और देश में कोई और नहीं पनपते क्या? और वकील नहीं है कोई इस देश में अच्छे, यही पहले अच्छे वकील बनेंगे, इनके पास ही हाई प्रोफाइल केसेस आएंगे, फिर बाद में यही जज बन जाएंगे, ठीक है, फिर यही सीजीआई बन जाएंगे। तो यहाँ भी मोनोपोली है। नेपोटिज्म सिर्फ ऐसा नहीं राजनीति में ही है, हाँ, नहीं, हर जगह है, हर जगह है, जुडिशरी में भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, हमारी अपनी इंडस्ट्री में भी है। उसको क्यों नकार रहे हैं? ठीक बात है, बिल्कुल है तो है, जो चीज है वो। देखो यार, पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ बीमारी है, तभी इलाज होगा ना। ठीक बात है। मुझे लगता है सरकार की मंशा जो है वो ये है, अब जो वो अपने जज साहब थे जिनके यहाँ नोट पकड़े गए, जले हुए नोट, जिनको इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया आपने, उनकी जांच कौन कर रहा है? उसमें एफआईआर क्यों नहीं हुई? सरकार को एफआईआर करनी थी ना। एग्जैक्टली, नहीं की, क्यों नहीं की भाई? सबूत है, सब कुछ है, चीफ फायर ऑफिसर कह रहा है कि नहीं नोट है, मतलब आपने सजा दी ट्रांसफर करके, ये कैसे इंसाफ हो रहा है? इतना बड़ा अपराध। आप तो वो कविताएं लिखते हो, पढ़ते हो, एक है ना कि वो मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। ठीक बात है। एक और वो यहीं पे अप्लाई होता है। एक और शेर मुझे याद आता है इसी में, जब आपने जिक्र कर दिया, सवाल ये नहीं सवाल ये नहीं खंजर है किसके हाथों में, सवाल ये है इशारा कहाँ से मिलता है। तो क्या आपको भी लगता है कि इशारा तो ऊपर से मिला होगा कि भाई तुम ये इस तरह का बयान दो, एक विमर्श समाज के अंदर ठेला जाए, उसके बाद देखते हैं लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसी चर्चाएं चल रही हैं। हम चर्चा कर रहे हैं ना। हाँ, ठीक बात है, उनका मकसद तो पूरा हो गया। दूसरा मुझे लगता है कि इन्होंने ये पत्थर फेंका है, और बीजेपी जैसी पार्टी है, वेल डिसिप्लिन पार्टी है, वहां किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बिना लीडरशिप के इस देश के सीजीआई पर, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते। इतना बड़ा बयान नहीं दे सकता।